नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर आईएएस में। तो फ्रेंड्स, यह है अगस्त मंथ का अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स है, जो कि यूपीएससी 2023 के लिए है। तो यह हमारा भाग 2 होगा। आइए देख लेते हैं। अगस्त महीने का पार्ट 1 आ चुका है हमारा ओनली फॉर आईएएस चैनल पर। यह भाग 2 होगा। तो पहला न्यूज़ देख लेते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ, इंग्लिश में इसको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। ये लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले मानव निर्मित रसायन हैं। ये सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की समाप्ति के लिए अपनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसका अर्थ है कि ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ है उसको ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की समाप्ति के लिए, मतलब कि पर्यावरण से इसको हटाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था 1987 में। यह प्रोटोकॉल निम्नलिखित ओडीएस यानी ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करता है। कौन कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफएस, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन। ओडीएस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ओडीएस यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, अग्निशामक में और फोम निर्माण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल पदार्थ। पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको PFAS भी कहते हैं। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कई स्थानों पर वर्षा का जल PFAS से दूषित है। PFAS एक प्रकार के रसायन होते हैं जिनमें आंशिक या पूर्णतः फ्लोरीन युक्त कार्बन की श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स या चिर अस्थायी रसायन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। चिर अस्थायी मतलब यह पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। PFAS के प्रयोग से जुड़े मुद्दे: अत्यधिक प्रयोग और पर्यावरण में इनकी सतत उपस्थिति के कारण ये व्यक्तियों और पशुओं के रक्त में पाए गए हैं। ये स्वास्थ्य खतरों से जुड़े उच्च जोखिम को बढ़ावा दे सकते हैं। PFAS उच्च जोखिम को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी इनसे हो सकते हैं, जैसे प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है, बच्चों में विकास संबंधी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक हार्मोन्स के साथ हस्तक्षेप होता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लीवर में खराबी आती है, गुर्दे और वृषण का कैंसर होता है। आगे देख लेते हैं। एकत्रित और समाप्त कर पाना कठिन है, मतलब PFAS को एकत्रित करना और समाप्त कर पाना कठिन है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत जल और मृदा में आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं जल और मृदा में। इनकी उपचारात्मक विधियाँ, मतलब इन्हें यदि एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है, विधियाँ पूंजी गहन और ऊर्जा की दृष्टि से बहुत महंगी हैं, मतलब कि इनकी लागत बहुत अधिक है यदि इनको समाप्त किया जाता है तो पर्यावरण से। आगे देख लेते हैं। PFAS के आम उपयोग, मतलब PFAS का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? नॉन स्टिक बर्तन में और भोजन पकाने हेतु उपयोग होने वाले बर्तन बनाने में, अग्निशामक फोम में, पानी और तेल प्रूफ परिधान कपड़े बनाने में, मतलब पानी और तेल प्रूफ जो कपड़े बनते हैं उसके उपयोग में, दाग प्रतिरोधी कालीन में, मतलब कि जैसे कोई कालीन बनाई जाती है जिस पर दाग न लगे, दाग प्रतिरोध होती है, फूड पैकेजिंग में। अब इससे संबंधित स्टॉकहोम समझौता भी हुआ था। स्टॉकहोम समझौते के बारे में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है
यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने में मदद करती है। भारत इस संधि का एक पक्षकार देश है, मतलब स्टॉकहोम समझौते का भारत संधि हस्ताक्षरकर्ता देश है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ क्या है। वर्ष 1950 के बाद छठी बार ला नीना की स्थिति तीसरे वर्ष भी बनी हुई है, मतलब 6 महीने में एक बार ला नीना या अल नीनो आता है, जबकि यह छठी बार ला नीना है तीसरे वर्ष में। इसकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 से भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार यह स्थिति तीसरे वर्ष भी जारी है। पिछले 24 महीनों से अर्थात सितंबर 2020 से यह स्थिति लगातार बनी हुई है। अगले 6 महीनों तक इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है। यही कारण है कि इसे ट्रिपल डिप ला नीना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका अर्थ है कि इसको ट्रिपल डिप ला नीना के रूप में संदर्भित किया गया है। ला नीना के बारे में देख लेते हैं। ला नीना मौसम से जुड़ी परिघटना है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। इसे लिटिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह परिघटना तब प्रकट होती है जब पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक, इसकी वजह से पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर यानी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर एक मजबूत उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। आमतौर पर अल नीनो और ला नीना प्रत्येक 4 से 5 वर्षों में घटित होते हैं। ला नीना की तुलना में अल नीनो की आवृत्ति अधिक होती है। आगे देख लेते हैं ला नीना का प्रभाव क्या क्या होता है। इसकी वजह से भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। यह प्रभाव UPSC अपने स्टेटमेंट में पूछ सकती है, क्योंकि लगातार ला नीना तीसरे वर्ष भी बना हुआ है। अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार तथा तीव्र हरिकेन और चक्रवात आते हैं। यह ला नीना का प्रभाव है। पेरू और इक्वाडोर में सूखे का कारण बनता है। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आती है। पश्चिमी प्रशांत हिंद महासागर और सोमालियाई तट से दूर के क्षेत्रों में उच्च तापमान देखा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक प्रवर्धन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है। आर्कटिक शेष दुनिया की तुलना में 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है, उसको आर्कटिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ज़ोंबी आइस या मृत बर्फ। न्यूज़ क्या है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड की तेज़ी से पिघलने वाली ज़ोंबी बर्फ की चादर अंततः वैश्विक समुद्री जल स्तर को कम से कम 10 इंच बढ़ा देगी। ज़ोंबी या मृत बर्फ ऐसी बर्फ है जो अभी भी बर्फ के ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब उन बड़े ग्लेशियरों द्वारा इसे बर्फ प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल ग्लेशियरों में ही अब बर्फ के पुनर्निर्माण में कमी आती जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग तथा नमस्ते योजना। मैनुअल स्क्वेंजिंग एंड नमस्ते स्कीम्स। न्यूज़ क्या है। सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना तैयार की है। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है। मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय योजना। हिंदी में, इंग्लिश में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते के बारे में देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य 100% मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई, नालियों की सफाई, कचरा उठाने, कीचड़ प्रबंधन, ठोस और चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान आदि में। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, मतलब यह स्पॉन्सर्ड है कि एक योजना है, केंद्र और राज्य दोनों पैसा देंगे। आगे देख लेते हैं। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यह जो नमस्ते स्कीम है, यह सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसका अर्थ है कि 2 मंत्रालय इसमें संयुक्त हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से तब साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने तथा गिनने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। नेक्स्ट देख लेते हैं लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। न्यूज़ क्या है? इसरो का पहला SSLV उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है। SSLV के बारे में, यह 3 चरणों वाला पूर्णतः ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष यान है। यह 500 kg द्रव्यमान वाले उपग्रहों को 500 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी क्या? SSLV 2 चरणों वाला तरल ईंधन है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य लघु उपग्रहों को LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने के लिए उभरते बाजार की मांग को पूरा करना है। यह इसरो का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है। यह कई उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है। इनमें है जैसे कि नैनो, माइक्रो और लघु उपग्रह शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। PSLV और GSLV के विपरीत SSLV को लंबवत यानी वर्टिकली तथा क्षैतिज हॉरिजेंटली दोनों तरह से असेंबल किया जा सकता है। इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरह से बनाया जा सकता है। SSLV का टर्न अराउंड टाइम यानी अगले प्रक्षेपण के लिए तैयार करने में लगने वाला समय, इसका अर्थ यह है कि जैसे कि एक प्रक्षेपण यान को छोड़ दिया गया और दूसरा जब उसको छोड़ना है तो उसको लगने वाला समय, इसका लगने वाला समय बहुत कम है। साधारण तौर पर किसी यान का टर्न अराउंड समय 70 दिनों का होता है, लेकिन SSLV का केवल 17 घंटे है। मतलब 17 घंटे के अंतराल पर इसको दोबारा छोड़ा जा सकता है, दूसरा लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लम्फी त्वचा रोग, लम्फी स्किन डिजीज़ के बारे में। हाल ही में लम्फी या गांठदार त्वचा रोग नामक एक वायरल संक्रमण के कारण पूरे भारत में लगभग 57,000 मवेशियों की मौत हो गई। यह तो न्यूज़ थी। अब LSD के बारे में देख लेते हैं। यह एक वेक्टर जनित चेचक रोग है जो कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होता है। यह दुनिया भर में पशुधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा है। LSD मुख्य रूप से रक्त पर आश्रित कीटों जैसे वाहकों के माध्यम से मवेशियों और जल भैंस को संक्रमित करता है। संक्रमण के लक्षणों में जानवर की खाल या त्वचा पर गोलाकार फर्म नोड्स की उपस्थिति शामिल है जो गांठ के समान दिखती है। यह रोग अधिकांशतः अफ्रीकी देशों में फैलता है। LSD रोग भारत में पहली बार 2019 में ओडिशा से LSD की सूचना मिली थी। यह रोग जूनोटिक नहीं है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है और मनुष्य इससे संक्रमित नहीं हो सकते हैं। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि LSD रोग जूनोटिक है, जबकि ऐसा नहीं है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से लुम्पी प्रोवासइंड वैक्सीन विकसित की गई है। मतलब यह 3 संस्थान मिलकर के लुम्पी प्रोवासइंड वैक्सीन विकसित की है। यह एक सजातीय जीवित क्षीण टीका है जो विशेष रूप से LSD वायरस के खिलाफ मवेशियों की रक्षा के लिए लक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं चोलकालीन मूर्तियों के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु आइडल विंग CID ने चोलकालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट
मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। यह तो न्यूज़ थी। अब चोलकालीन के बारे में देख लेते हैं। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ये मूर्तियां कल्लाकुरुची जिले के वीरचोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की हैं। जो ये 6 मूर्तियों के लिए दस्तावेज दिए हैं भारतीय अधिकारियों ने। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल का पुत्र था। राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। उसने कला, धर्म और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया था। पाल राजा महिपाल पर विजय के बाद उसने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने परकेसरी और युद्धमल्ल की उपाधि भी धारण की थी। उसने चोल साम्राज्य का प्रभाव गंगा के तट से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक विस्तारित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनंगताल झील। न्यूज़ क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने अनंगताल को प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष आमसर अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अनंगताल कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में जोग माया मंदिर के उत्तर में स्थित है, जो कि दिल्ली में है। इस झील का निर्माण 1060 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय को दिया जाता है। इस वंश ने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने के लिए मापदंड क्या क्या हो सकता है? प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 100 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। उसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व होना चाहिए। ऐसे स्थलों, स्मारकों से संबंधित लोगों को उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसे स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि संस्कृति मंत्रालय ठीक ऐसे स्मारकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार, जबकि ऐसा नहीं है। कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी। न्यूज़ क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा के एक अध्ययन में भारत के निकोबार द्वीप समूह के कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में आने वाली कमी पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों में वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव किस हद तक नष्ट हो गए हैं। अब मैंग्रोव के बारे में देख लेते हैं। मैंग्रोव के बारे में, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय पौधे हैं जो दलदल, खारे समुद्री जल और समय समय पर आने वाले ज्वार से जलमग्न होने के अनुकूलित होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? ये अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च लवण और निम्न ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद ये बढ़ने लगते हैं। ठीक, आच्छादित क्षेत्र मतलब मैंग्रोव कहाँ कहाँ तक फैला है? वैश्विक मैंग्रोव कवर। विश्व में कुल 1,50,000 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र है। विश्व भर में मैंग्रोव की सबसे बड़ी संख्या एशिया में है। भारतीय मैंग्रोव कवर। दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर में भारत का योगदान 45.8% है। भारतीय राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। भीतरकनिका मैंग्रोव भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ओडिशा में भीतरकनिका है, जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के डेल्टाओं पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है बूस्टर डोज कार्बेवैक्स। न्यूज क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि जिन लोगों को कोविड-19 के लिए पहली या दूसरी खुराक के रूप में कोविशील्ड या कोवैक्सीन मिला है, वे तीसरे बूस्टर यानी शॉट डोज के रूप में कार्बोवैक्स ले सकते हैं। कार्बोवैक्स वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। कार्बोवैक्स भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। 28 दिन के अंदर इसकी 2 डोज लेनी होंगी। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जा सकता है। कार्य कैसे करती यह एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसका अर्थ है कि यह सार्स-CoV-2 के एक विशिष्ट भाग यानी वायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन से बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पिंगली वेंकैया के बारे में। न्यूज़ क्या है, 2 अगस्त 1876 को जन्मे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वेंकैया जी का आज 146वीं जयंती मनाई गई है, यानी 2 अगस्त को 146वीं जयंती मनाई गई। उसी के एवज में या न्यूज़ में आए पिंगली वेंकैया जी के बारे में। उन्होंने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य किया। वह एक भाषाविद, भूविज्ञानी और लेखक भी थे। उन्हें जापान वेंकैया, पट्टी यानी कपास वेंकैया और झंडा वेंकैया जैसी उपाधियां दी गई थी। वेंकैया यानी वे वेंकैया गांधीवादी सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते थे। आगे देख लेते हैं। विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी को ध्वज के विभिन्न डिज़ाइन दिखाए। वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किए ध्वज को हम तिरंगा के रूप में जानते हैं, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। न्यूज़ के हाल ही में रिपोर्टों के अनुसार आरबीआई का डिजिटल रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC चालू वित्त वर्ष में थोक व्यवसायों के साथ शुरू हो सकता है। मतलब आरबीआई इसको शुरू कर सकता है। अब CBDC के बारे में यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। CBDC कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टो करेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है। यह क्रिप्टो करेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई है, यानी आरबीआई के द्वारा। यह एक वैध मुद्रा होगी। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ 1-to-1 विनिमय योग्य है। मतलब फिएट मुद्रा के साथ यह लेन देन में किया जा सकता है। इससे फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा है जो किसी वस्तु की कीमत जैसे सोने या चांदी की कीमत पर नहीं आंकी जाती है। ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC का लेन देन किया जा सकता है। इटली की गार्डा झील। आगे देख लेते हैं। इटली की गार्डा झील। इटली के सबसे भीषण सूखे के कारण देश की सबसे बड़ी गार्डा झील दशकों में अब तक के सबसे कम जल स्तर तक पहुंच गई है। आगे देख लेते हैं। श्री अरविंदो घोष के बारे में। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को श्री अरविंदो को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। 5 दिसंबर 1950 को पुदुचेरी में उनका निधन हो गया। ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए अरविंदो की व्यवहारिक रणनीतियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1892 में उन्होंने बड़ौदा, आज का वडोदरा, और कलकत्ता, आज का कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने पुदुचेरी में मीरा अल्फासा से मुलाकात की और उनके आध्यात्मिक सहयोग से योग समन्वय हुआ।
वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन ने अरबिंदो को बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़ने और राष्ट्रवादी आंदोलन में उतरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देशभक्ति पत्रिका वंदे मातरम की शुरुआत की। आध्यात्मिक यात्रा। पुद्दुचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित दो क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा। उनके विचार को यूपीएससी क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं साहित्य। उनके साहित्यिक कार्य, मतलब उन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे। वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार प्रकाशित किया था 1905 में। योग के आधार उनके साहित्यिक कार्य हैं। भगवद गीता और उसका संदेश, मनुष्य का भविष्य विकास, पुनर्जन्म और कर्म, आवर ऑफ गॉड आदि उनके साहित्यिक कार्य थे। नेक्स्ट है मिथिला मखाना। हाल ही में सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक उत्पाद है, खाद्य उत्पाद है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉकलैंड द्वीप के बारे में। न्यूज़ क्या है, हाल ही में भारत ने फॉकलैंड प्रादेशिक मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को फिर से शुरू करने के अर्जेंटीना के अभियान को समर्थन दिया है। फॉकलैंड द्वीप के बारे में। फॉकलैंड द्वीप समूह, जिसे मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास भी कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्रपारीय क्षेत्र है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 300 मील उत्तर पूर्व में और मंगलन जलडमरू मध्य के पूर्व में स्थित है। यूपीएससी स्थिति पूछ सकती है। फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ स्थित है। फॉकलैंड द्वीप समूह का इतिहास। फॉकलैंड को पहली बार अंग्रेज़ों द्वारा वर्ष 1765 में बसाया गया था, लेकिन उन्हें वर्ष 1770 में स्पेन द्वारा खदेड़ दिया गया था, जिन्होंने 1767 के आसपास फ्रांसीसी बस्ती को खरीद लिया था। टिग्रे रीजन, टिग्रे क्षेत्र इथियोपिया के उत्तर में स्थित एक क्षेत्र है जहां पर 7 मिलियन लोग हिंसा के शिकार हुए हैं। पूगा घाटी या पूगा वैली। पूगा घाटी लद्दाख के चांगथांग घाट के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट बनने वाला है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX। न्यूज़ क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने IIBX को गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में शुरू किया। गिफ्ट सिटी गांधीनगर के लिए यह भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज होगा, यानी भारत का यह पहला बुलियन एक्सचेंज होगा। बुलियन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। बुलियन शुद्ध सोने यानी प्योर गोल्ड और चांदी को कहा जाता है। ये सोने और चांदी बार्स, इनगोट्स यानी बिस्किट या सिक्के के रूप में हो सकते हैं। ये जो शुद्ध सोने के सिक्के होते हैं, सोना होता है, वह बार्स में हो सकता है, बिस्किट में हो सकता है, सिक्के के रूप में हो सकता है। इसे लीगल टेंडर माना जाता है, मतलब यह वैध है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसे स्वीकार करते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदा और बेचा जा सकता है। ये जो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, उसको IBBX का व्यापार कौन कर सकता है या कौन कर पाएगा। ठीक, आगे देखिए। वे ज्वेलर्स जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए हो और अंतिम 3 वित्तीय वर्ष में 90% टर्नओवर बुलियंस में होना चाहिए, अर्थात सोने और चांदी में होना चाहिए। और NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लैक स्ट्रेक्ट डॉर्फ वायरस। यूपीएससी पूछ सकती है कि यह हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है, किसको प्रभावित करता है। तो धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक वायरस या विषाणु है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पंजाब और हरियाणा में धान की फसलों में इसका पता लगाया। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह, ईरान में स्थित है। इसकी स्थिति ओमान की खाड़ी में है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी
अगस्त माह का करंट अफेयर्स था, जो कि अगस्त माह 2022 का करंट अफेयर्स था, जो कि यूपीएससी 2023 के लिए था। तो ऐसे ही ढेर सारे करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल